दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। अब बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी है, स्टॉक से रिलेटेड भी है और आईपीओ से रिलेटेड भी है। साथ में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए बातचीत यहाँ पे की है, क्वेश्चन किया है कि मोमेंटम फंड भी तो अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी नेक्स्ट बात करो। देखो, कल मैंने आपको फ्लेक्सी कैप के बारे में डिस्कशन करके बताया था उसकी क्या अहमियत होती है, कौन कौन से इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। वो आप देख लेना कल के वीडियो में। कंपैरिजन किया था मैंने आपको डिटेल में और काफ़ी डेप्थ से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अभी मैं आपको मोमेंटम फंड को लेकर बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर आप देखोगे ना तो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि उसी वीडियो का कमेंट है जिसमें मैंने आपको कहा था कि म्यूचुअल फंड प्लस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए फंड को चूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मिड कैप भी गिरते हैं, काफ़ी कम चलते हैं और 5-5 6-6 साल तक नहीं भी चलेंगे, ऐसा भी आगे चल के होगा। तो कौन सा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो को लगातार पुश करेगा ऊपर तक के लिए? वो फंड तो होना ही चाहिए आपके पास में, यानी फ्लेक्सी कैप तो होना ही चाहिए। साथ में फिर आप रखना चाहो मिड कैप स्मॉल कैप तो रख सकते हैं और मोमेंटम फंड भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही रखें और उसके साथ में ट्रेडिंग करें, वो गलत स्ट्रैटेजी होगी, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। ऐसा क्यों, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए, मोमेंटम को लेकर अभी इंडेक्स बने हैं, पहले नहीं थे, पहले निफ्टी और ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब तरह तरह के इंडेक्स बनना शुरू हो चुके हैं ये वो करके। ठीक है, तो यहाँ पे जितने इंडेक्स हो गए ऑब्वियस है फंड हाउसेस को उतना ही फायदा होगा, क्योंकि लोग तरह तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उस वजह से इंडेक्स बन जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ किसके लिए सही होती है। यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम है यूटीआई, उसका ये फंड है, लेकिन इंडेक्स फंड है। यूटीआई का कोई मैनेजर इसको मैनेज नहीं करता। ये निफ्टी 200 जो भी है, मतलब निफ्टी में 200 कंपनीज, यानी देश की जो सबसे बड़ी 200 कंपनीज हैं उसमें से 30 कंपनी ऐसी चुनी जाती है और उसमें रखी जाती है इंडेक्स के अंदर जो कंपनी का स्टॉक मोमेंटम है, उसमें कोई अर्निंग्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है। मार्केट कैप मैटर कर जाएगा, मेजरली यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप भी इक्का दुक्का कंपनी होगी, क्योंकि 30 कंपनी है तो ऑब्वियसली निफ्टी 200 में मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो जिनका स्टॉक अच्छा करा है ना वो यहाँ पे रहते हैं। अब देखो, जिसका स्टॉक अच्छा कर रहा है वो रहते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि उनको पहले से पता चल जाएगा कि कल ये स्टॉक खराब करेगा तो उसको बेच देते हैं, नहीं पता चलेगा। तो जो जितना अच्छा करेगा वो उतना खराब भी करेगा। तो ये फंड क्या करता है, जब मार्केट बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी की लहर होती है मार्केट के अंदर, उस समय ये अच्छा करता है। और जब मार्केट थोड़ा सा भी ठंडा होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बुरा होगा, बुरा होगा तो ये तो बहुत बुरा कर देगा, लेकिन ठंडा भी होगा तो ये 15-20% ऐसे ही मजे में गिर जाएगा। ठीक है, आप देखोगे ना तो 1 साल का डेटा आपके सामने है और उसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 2% नेगेटिव में, लेकिन ये 25% यानी 25% लुढ़क गया था। 25% एक फंड, ठीक है, वो भी लार्ज कैप कंपनीज है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब आप इस फंड के साथ में ट्रेडिंग करने जाओगे तो क्या होगा? आपको स्टेबिलिटी तो फंड से चाहिए थी, म्यूचुअल फंड से, तभी तो आप वहां पे जाके रिस्क लोगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। आपका फंड ही ऐसा मिल जाएगा आपको जो आपको झुला देगा, अप्स एंड डाउन्स करवा देगा, तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये फंड मेजरली रखने का नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, रख लिया, थोड़ा सा मोमेंटम में भी हिस्सा ले लिया, उस हिसाब से है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 21 में 25-26% गिर गया। ठीक है, ये 2008 में होता तो ये 70-80% नीचे होता आराम से। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने कल बात की थी कि फ्लैक्सी कैप आप चूज कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बात आई थिंक स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हो रही होगी, या नहीं भी हो रही है, मोमेंटम के लिए हो रहा है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी आपको कंपैरिजन करना है तो इसी टाइम फ्रेम में जहाँ पे 25% वो सल्टा था, यहाँ पे 8% ही गिरा है। ठीक है, और जहाँ पे वो 25% गिरा था, यहाँ पे 15% गिरा है। तो अगर आपको रिस्क कम लेना है तो उसके लिए ये है, अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो उसके लिए फिर वो है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे कमाई भी अच्छी है। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम देखें जून से लेकर सितंबर तक, लो पॉइंट से लेकर हाई पॉइंट तक, तो 135% के रिटर्न्स बने हैं। अब उसमें देखिए पराग पारिक के अंदर, तो यहाँ पे जस्ट 81% के रिटर्न्स बने हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए तो पराग पारिक, अगर आपको फिर प्ले करना है तो उसके लिए मोमेंटम। अब प्ले करना मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग भी कर लेते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ पे नो एग्जिट लोड। आपने आज खरीदा, कल बेचा, 2-5 दिन बाद बेचा, कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना है। तो लोग क्या करते हैं, जब मोमेंटम चल रहा होता है तो थोड़ा खरीद लिया, उसके बाद में मोमेंटम चेस कर लिया और उसमें बेच के निकल गए। ठीक है, जैसे 135% के रिटर्न्स बने तो वहाँ पे जिसने प्ले किया होगा कर लिया होगा, बाकी तो कुछ अच्छा नहीं कर रहा है।
सो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी टॉप कंपनीज कौन सी है। तो फिलहाल के लिए इसमें आ चुका है बजाज फाइनेंस टॉप के ऊपर। अब देखो इसने अच्छा किया तो ये अच्छा कर गया था यूटीआई कुछ टाइम तक के लिए। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों अगर खराब कर रहे हैं तो ये भी खराब करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखो होता क्या है कि रीबैलेंसिंग होती है ना वो 6 महीनों में होती है। तो जो फंड जो स्टॉक अच्छा कर रहा है भाग रहा है उसको सिलेक्ट करते हैं और 6 महीनों बाद लेके आते हैं, और जब तक काफ़ी सारी कंपनीज की हवा निकल जाती है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं हमेशा स्टॉक चलते रहेंगे। तो ऑलरेडी तेजी होने के बाद में इनको पकड़ते हैं और फिर जब गिरावट आती है तो धज्जियाँ उड़ती है, फिर 6 महीने बाद रीबैलेंसिंग और फिर उनको नीचे जाने पर बेच दिया जाता है। सो बस ये एक इसके अंदर कमी है। इसलिए ये सॉलिड बुल मार्केट अगर होगा जो चल जाए 1 साल 2 साल, तब जाके इसमें मजा आता है, बाकी नहीं है मतलब इसके अंदर कुछ खास। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो होल्डिंग्स में आपको ये कंपनीज देखने को मिलेगी। अब आप जज करो कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से मल्टीपल हो सकती है, उस हिसाब से ये फंड भी अच्छा कर जाएगा। और ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी तो जो कंपनी अच्छा कर चुकी है उसको लेकर आएंगे, फिर वो कंपनी कैसा करेगी, तो वो पॉइंट है बस इसके अंदर एक नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दिसंबर 24 की रीबैलेंसिंग को देखते हैं। एक्सक्लूडेड कंपनीज कौन कौन सी थी, किसको धक्का दिया था बाहर? एबीबी इंडिया, ये अच्छा कर रहा होगा, उसके बाद में नहीं किया इसने तो इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बजाज ऑटो, इसका चार्ट तो अपने को पता ही है, इसने बहुत अच्छा किया लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं किया तो इसको बाहर का दरवाजा। ठीक है, कॉन्ट्रा जो फंड होते हैं वो बिल्कुल इनसे अपोजिट होते हैं। वो जो फंड है ना वो इनको बाय कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रा बैठ ले रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप देखो, उसने जब मार्केट अच्छा करा था तो उसने फिर बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो मोमेंटम कॉन्ट्रा बॉल दोनों के दोनों जो फंड होते हैं ना वो बिल्कुल अपोजिट होता है। इंक्लूड कौन सी की थी? सिप्ला की, आइशर किया, आईसीआईसी बैंक किया। अब आईसीआईसी बैंक इंक्लूड करने के बाद में इतनी तेजी के बाद में आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। बस ये है बस इसमें बात। बाकी तो जून की हम देखते हैं रीबैलेंसिंग, तो उसके अंदर इतनी सारी कंपनीज को आई थिंक इंक्लूड ही किया है। यस, ये सभी कंपनी देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस को जून में इंक्लूड किया था इसने और अभी 1-2 क्वार्टर में ही नंबर्स अच्छे नहीं आए। बाकी कंपनीज आप देख सकते हैं, बीडीएल, ये जो भी अपन ने होल्डिंग देखी उसके अंदर इसका नाम आएगा। बेचा किसको? ट्रेंट को। देखो ट्रेंट इतना गिरा उसके बाद में बेचा है, बस ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इसके अंदर पॉइंट। बाकी एग्जिट लोड नहीं है, अगर सॉलिड मार्केट अच्छा करा है तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन आपको सेफ प्ले करना है तो उसके लिए फिर वो फ्लेक्सी कैप होगा, और वो भी वो फ्लेक्सी कैप होगा जो डेट में भी इन्वेस्ट करता है। और यूएस इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट करे तो चलो वो अलग बात है, लेकिन कर्जे के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए क्योंकि कर्जा ही आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बने क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। आपका जो भी आईपीओ आप लगाना चाहते हो या सोच रहे हो, छोटी कंपनी, सब कुछ इसके अंदर आपकी कवर होगी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। ईजमाई ट्रिप और HPAL के ऊपर बातचीत की है कि 60% गिर चुके हैं। यहाँ तो आपने इस पे नरमी बरत दी, ईजमाई ट्रिप तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, बाकी ठीक है। तो 60 गिर चुके हैं, डिस्कस करो। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। ईजमाई ट्रिप आज की एक न्यूज़ है, मतलब इम्पैक्ट होगा कल के दिन। कंपनी को घाटा हुआ है 32 करोड़ का, आई थिंक 3 करोड़ का आगे चल के अपन उसको चेक कर लेंगे। नुकसान हुआ है मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट की कंपैरिजन में। चलो हम यही देखते हैं ना सीधा। ओके, 36 करोड़ का नुकसान हुआ है 26 करोड़ के कंपैरिजन में। 26 करोड़ के प्रॉफिट की कंपैरिजन में 86% नीचे, सेल्स नीचे है। तो कंपनी एक तरह से खराब हो चुकी है जितने रिजल्ट अपन देख पा रहे हैं उसको देखने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मार्जिन भी बद से बदतर हो चुके हैं। 3% के मार्जिन है, जीरो था पहले तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 26-32 से इतना भयंकर गिरा है और साथ में 33 करोड़ का नुकसान भी कंपनी ने कर दिया। अदर इनकम में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हो गए, उसमें भी घाटा बुक कर लिया। तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस जिसको हम बोल सकते हैं वो भी यहाँ पे चल रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 134, मतलब 60 करोड़ का प्रॉफिट, 106, 134, ये तो बहुत अच्छा डेटा था। उसके बाद से उल्टी गंगा बहना यहाँ पे शुरू हो गई और 12 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर कंपनी आ चुकी है। सो इन्वेस्टर्स को काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं धोखा ही मिला एक तरह से। और ये धोखे देने वाली कंपनीज कौन कौन सी होती है वो आगे चल के अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो 74% की होल्डिंग थी। ये कंपनी बूटस्ट्रैप कंपनी है, यानी खुद के पैसों से बनी है, कोई इन्वेस्टर नहीं था इस कंपनी के अंदर, यानी जीरोधा की तरह थी ये कंपनी। 100% इक्विटी इनके प्रमोटर्स के पास में थी। तो सबसे पहले तो बेचा है इसने आईपीओ में, तो 25% बेच के अमीर बन गए क्योंकि उस समय वैल्यूएशन देख लो कहाँ पे थी। उसके बाद में स्टॉक चला, ऊपर गया, उसके बाद में इन्होंने 75% का हिस्सा फिर बेच दिया। अभी के समय 50% से भी नीचे है, आगे चल के हो सकता है और बेचे।
सो जितना खाना था कमाना था वो प्रमोटर ने कर लिया। उसके बाद में फिर किसने लिया इसको? पब्लिक ने लिया। पब्लिक ही अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही है जो कि नेगेटिव है। पब्लिक को अपनी होल्डिंग्स क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए? क्योंकि सिंपल सा फंडा है, टेक्निकल फंडामेंटल। फंडामेंटल पॉजिटिव है क्या? ऑब्वियस है, नहीं है। टेक्निकल्स है क्या? नहीं है। दोनों ही पॉजिटिव नहीं है तो क्यों ही इसको खरीदें? दोनों नेगेटिव होते, बेचना होता है। अब यहाँ पे मान लो हमको नहीं पता था कंपनी का स्टॉक अपर बॉटम के साथ में ऊपर जा रहा था, पैसे बन रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिया, कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ब्रेकडाउन कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। उसके बाद में सेकंड जब ब्रेकडाउन यहाँ पे किया, इतना रुका, तब आ जाता है समझ में कि अब तो खेल हो चुका है खराब, रिजल्ट कंटे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 2 ही क्वार्टर आए होंगे 2 ब्रेकडाउन में, ये वीकली चार्ट है तो कितने सारे क्वार्टर खराब आए होंगे। तो फिर ऑब्वियस इन्वेस्टर को आ जाता है समझ में, तो यहाँ पे एग्जिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉसेस हो। उसके बाद में भी चलो मान लो इन्वेस्टर को समझ में नहीं आया, फिर एक ब्रेकडाउन, कोशिश की थी कंपनी ने ऊपर जाने की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं जा पाया, तो यहाँ पे समझ में आ गया। चलो यहाँ पे भी नहीं आया तो वापस से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पे आ गया वो समझ में। अब नहीं आया तो फिर वो खरीद के बैठने पे पैसे पूरे जीरो हो गए एक तरह से। सो यहाँ पे तो 80% डूब चुका है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। सो ऐसे में क्या होता है, कंपनी को निकालना भी होता है, ठीक है। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, मैं खुद भी कर चुका हूँ, रिलैक्सो में एग्जाम्पल दिया था लाइव आपको उसी टाइम, तो ठीक है, वो सब चीज़ें आपको करनी होती है। मैं हर कंपनी इसमें आपको नहीं बता सकता हूँ, ये फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काफ़ी गलत हो जाएगा। बाकी मैं आपको सिखा देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो ये इसमें सीन है। HP एडेसिव्स को देखते हैं, 37% ये नीचे 1 साल के अंदर, और इसमें भी देखें तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। देखो ये जो डेटा होता है ना 3 साल का, ये बहुत ही खराब डेटा होता है। 20, 18 और 16, 3 साल में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है ना, ये 3 साल के डेटा के बेसिस पे ही आपसे पैसे उठाती है और GMP लेती है। ये मैंने डेटा निकाला है इस कंपनी की लिस्टिंग का, IPO में जो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को दिखाया था कि भाई साहब हमारे 3 साल के प्रॉफिट तो मक्खन है, इसको देख के हमको पैसे दो। आप देख सकते हैं 800, 900, 1200, इसको मत देखो क्योंकि सितंबर तक का ही है, मार्च का नहीं है, तो मतलब नहीं है। तो 3 साल के प्रॉफिट मक्खन थे। उसके बाद से उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। सेम हमने ईज माई ट्रिप में भी देखा था। तो ये जो कंपनी होती है, ये क्रेडिबल कंपनीज नहीं होती। यहाँ पे आप काइंड ऑफ फ्रॉड, लीगल फ्रॉड इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने तो बोला है इक्विटी मार्केट रिस्क है, पैसा आपका बनेगा भी डूबेगा भी, तो हमने जो प्रॉफिट किया दिखा दिया, अब हमसे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम वो भी दिखा रहे हैं। सो लीगल है। अब ये यहाँ पे झोल झपाटा किया था वो नहीं किया, वो तो सब इंक्वायरी होती है, बाकी नहीं होती है तो फिर जो चोर पकड़ा गया वो चोर है, नहीं तो नहीं है। सो ऐसा है ना, काफ़ी सारी कंपनी इसमें देखने को मिलेगा, मेजरली आपको छोटी और IPO वाली कंपनी इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ब्रेकडाउन मिल गया यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, अब तीसरा भी हो गया, तो फिर तो मतलब नहीं है। सो ऐसे आपको कंपनी को जज करना चाहिए। और छोटी कंपनी में क्यों कहते हैं, क्यों मैं कहता हूँ कि छोटा इन्वेस्टमेंट, क्यों कहते हैं कि रिसेंट लिस्टेड कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट, अब बाकी कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ क्योंकि ये होता है रीज़न। कई कंपनीज बड़ी भी बनेगी, कई कंपनीज बड़ी बनी भी हैं, तो उसमें ग्रेजुअली पैसे बनते हैं और ऊपर लगा भी दे अपन सपोर्ट पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्रेडिबल कंपनीज होती है, वो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं। अब देखो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ और भी अच्छा डेटा, गूगल पे जाओ, सिंपल सा ये लिख दो 2017, 16, 15, 12, जो लिखना है आपको लिखो, उसके आगे लिख दो IPO चित्तौड़गढ़। आपके पास में कुछ वेबसाइट्स आएगी, उसमें आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा IPO परफॉर्मेंस 2017, क्योंकि 17 लिखा मैंने, 16, 15 जो लिखना है लिख दो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे ना तो आपको मैक्सिमम स्टॉक्स मिट्टी में मिले हुए दिखेंगे। एस्ट्रॉन पेपर इसके ऊपर एक आगे चल के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने खरीदा था ये स्टॉक, पैसे कमाए थे मैंने अच्छे खासे इसमें, लेकिन इन्वेस्टर्स को देखो अभी कितना मिल रहा है, 84% क्रैश हो चुका है। आई थिंक चैनल पे आप पुराने हो तो पहले भी मैंने इसके ऊपर बातचीत की है, दोबारा से करते हैं। तो मैंने देखा इस लिस्ट के अंदर फ्यूचर सप्लाई 99% क्रैश, शेल भी इतना टाइम हो चुका है 9% नीचे, HDFC चल गया पर कितना चला, कुछ नहीं। खादिम देख सकते हैं 70% नीचे, न्यू एश्योरेंस देख सकते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी है सरकार की, 77% नीचे है। ये महिंद्रा लॉजिस्टिक ब्रांड है स्टिल, निपॉन ने कर दिया थोड़ा सा, बाकी धज्जियां उड़ रखी है, ठीक है, सबकी देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% आपको कंपनी खराब मिलेगी। ये डेटा आपको बता रहा है, मतलब ये देख के भी नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। ये ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, काफ़ी पहले बता चुका था। अब देखो एक आध कंपनी मिल जाएगी जो बहुत बढ़िया कर देगी, डिक्सॉन
सो डिक्सॉन तो बीच में इतना अच्छा उसने किया, उसके बाद भी तो लेने की कंपनी थी, 21 में 22 में कितने मौके मिले थे, तो उसको बाद में भी देख सकते हैं या फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। तो सक्सेस रेट बहुत कम होती है ऐसी कंपनी में। डिक्सॉन छोटी से बड़ी बनी है, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना है, लेकिन जो मेजरली कंपनी अच्छा करेगी ना वो ऑलरेडी वो कंपनी होगी जो बड़ी बन चुकी होगी, जस्ट लाइक HDFC, ये हमने देखा, और ये ब्रांडेड जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, रिलायंस, निप्पॉन, ये सब करेगी। अब आगे भी देख लेते हैं। तो ये देखो कंपनी के नेम से 40, 70, 70, 64% क्रैश है। कई कंपनियां तो नाम ही नहीं है इसमें क्योंकि वो डीलिस्ट हो चुकी है, मार्केट से आउट हो चुकी है। इन कंपनीज ने क्या किया था, इन कंपनीज ने भी वही चोरी चकारी की थी। एस्ट्रॉन पेपर आप देखोगे तो ये 2017 का डेटा मैंने आपको निकाला, उसमें हमने देखा यहाँ पे कि इसकी जो इशू प्राइस था 50 रुपये शेयर था। GMP बहुत अच्छा था, मैंने लगा दिया, इसको मिल भी गया। पैसा काफी शानदार बना इसके अंदर। इसकी ओपनिंग होती है 141% के प्रीमियम पे, तो सब इसके दीवाने थे कि 141% मिल गया। छोटा सा स्टॉक है, 50 रुपए का, 150 पे लिस्ट हो गया तो 200-250 पहुंचेगा। ओपनिंग प्राइस थी इसकी 120, उसके बाद भी और चला था ये, जब तो 141% का गेन आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन्स में 141% मैंने कमा लिए, क्योंकि डेटा मैंने देखा था इसका। ये मैं आपको पहले का डेटा, चलो आप इसको देख लेना, आप मिल जाएगा आपको इसके अंदर कि इसका पहले का डेटा इसने काफ़ी अच्छा दिया, इस वजह से इसका GMP मिला। उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी ने खराब प्रॉफिट दी है, लॉसेस में आ गई, तो मैंने तो लिस्टिंग गेन्स लिए और बेच दिया। शायद लिस्टिंग गेन्स के बाद में बेचा था मैंने थोड़ा सा रुक के, क्योंकि ट्रिल स्टॉप लॉस अपन लगा देता है। उसके बाद में डाउन ट्रेंड पैटर्न समझ में आ जाता है, एक गंदा सा ब्रेकडाउन, उसके बाद में फिर कोशिश की कंपनी ने उठानी, उसके बाद में फिर नीचे, तो देखो कितना 95% क्रैश हो चुका है। सो ऐसी कंपनीज काफ़ी मिलेगी आपको। ऐसी कंपनीज में क्या करना है, बुक प्रॉफिट, ट्रेल स्टॉप लॉस। काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं, दिख गया मेरे को 90% अब लॉसेस में आ गया। क्यों करना है ऐसे कंपनीज में जब आपको पता है कि इन कंपनीज का फ्यूचर अनसर्टेन है। तो ऐसी कंपनीज में यही करना चाहिए। जस्ट यही मेरी सलाह होगी। जो भी IPOs लगाते हैं, होल्ड करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी खुद की रिसर्च करो, डेटा देखो, मैं आपको बता चुका हूँ गूगल पे किस तरह से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।